आज हम बात करेंगे एटम से और उससे रिलेटेड एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो देखिए एटम्स होते क्या हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो पार्टिकल का कोई मास होता है, तो मास है यानी एटम्स का कोई मास होगा। तो उसी एटम्स के मास की बात करेंगे। एटम्स का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एटम की एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो होता क्या है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स the mass of one atom of the element is heavier than 1/12 of the one atom of carbon 12। यानी कार्बन 12 की वो कितने एटम्स का 1/12 टाइम के कितने टाइम्स हैवियर है उसकी बात की गई है। क्लियर है। तो यहीं पर हम किसी भी एटम्स का हो गया तो एटम के एटॉमिक मास। अब देखिए कैसे यहाँ पे मेजर किया गया उसकी बात की गई है। तो मेजर करने के लिए हमारे पास कोई पहले से इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो अब धीरे धीरे अब तो इंस्ट्रूमेंट आ गए। पहले क्या करते थे हम गैस में मेजर कर लेते थे, किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड मान लेते थे। वही चीज़ यहाँ पर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर चला गया है, एक मान लिया गया है। तो कैसे, पहले ये आपके पास सपोज किया गया कि एक हमारे पास एक जो बैलेंस है वो बैलेंस में ये आपके पास क्या आ गए, दो आर्म्स आ गई, भुजाएं हो गई। एक पे हम क्या कर देते हैं, किसी चीज़ को वेट करना है उसको रख देते हैं। दूसरे पे हमारे जो वेट होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनको हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कोई यहाँ पर यूनिट तो थी नहीं कि इसको हम किलोग्राम, ग्राम या इसमें मेजर करें, ऐसा कुछ नहीं था। तो सपोज कर लिया गया कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर किसी भी ग्राम का रख लिया गया, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी, 100 किलो, 200 किलो, ऐसा कुछ मेजर कर लिया गया। तो एक सिलेंडर रखा, अभी ये इसके इक्वल नहीं हुआ। फिर हमने एक सिलेंडर यहाँ पर और रख दिया, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। एक सिलेंडर और रख दिया, अभी भी इक्वल नहीं। एक सिलेंडर और रख दिया, अभी भी नहीं। तो एक सिलेंडर हमने और रख दिया, तो अब देखा ये इसके इक्वल हो गया। यानी अगर हम इसका निकालें तो मास कितना हुआ, ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सिलेंडर के इक्वल हो गया। इसका मास कितना हुआ, 5 सिलेंडर के इक्वल। यानी मास ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 सिलेंडर। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं मास ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ 5 सिलेंडर। 5 सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा मेजर किया गया। तो अब क्या करते हैं, फिर हम धीरे से इसको और स्प्रेड कर लेते हैं। अगर हमें मास ऑफ 2 बॉक्स, दो ऐसे सच 2 बॉक्सों का मास निकालना है तो 2 इंटू ये हो जाएगा मास ऑफ 5 सिलेंडर। मास ऑफ 5 सिलेंडर के इक्वल हुआ 2 इंटू मास ऑफ 5 सिलेंडर। ऐसे थ्योरी का निकालना है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि कितने टाइम वो हैवियर है, उसकी बात यहाँ पर हो गई। तो अब हम किसी भी एटम्स में अगर हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, मास ऑफ कार्बन 12 ये हो जाएगा 1/12। फिर क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ कार्बन 12 हो गया। तो इसी को क्या कह देते हैं, 1 AMU, दैट इज 1 U, यानी 1 AMU वो एक एटॉमिक मास यूनिट हुआ। तो इसी को हम साथ में यू लिख दिए। तो 1 AMU हो गया क्या, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1 AMU इक्वल टू 1/12। फिर हो गया ये मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके इक्वल हो गया, ये 1 AMU हो गया आपके पास 1 AMU। बार बार हम इसको ना लिखकर बल्कि क्या लिख सकते हैं, 1 AMU, दैट इज 1 U भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ये इतनी चीज आपके पास आ गई। फिर अब हम यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के, एटम्स के एटॉमिक मास की बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं।
आइए देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एटम है, एटम और इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो एटम है, एटॉमिक मास, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन दैट इज 1 हो गया, हीलियम दैट इज 4, और ये हो गया लिथियम 7, बेरिलियम 9, और बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 16, फिर क्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम दैट इज 24, एल्यूमिनियम दैट इज 27, और फिर ये आ गया आपके पास सिलिकॉन दैट इज 28, और फिर फास्फोरस 31, सल्फर 32, ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास, और सल्फर, फिर क्लोरीन की बात करते हैं 35.5, इसको भी अभी हम बात करेंगे कि ये 35.5 कैसे आता है। 35.5 हो गया, फिर आर्गन दैट इज 40 का, फिर पोटेशियम 39, और फिर कैल्शियम 40। ये दोनों आइसोबार हैं, इनके एटॉमिक मास सेम है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, एटॉमिक मास सेम, ये आइसोबार होते हैं। और कैल्शियम, फिर इसके बाद हो गया मैग्नीज 55, क्रोमियम 52, Fe 56, दैट इज, ये सब बात कर लेते हैं। कापर हो गया, ये हो गया 63.5, जिंक Zn जिसकी बात करते हैं, ये हो गया 65 हो गया, और फिर आगे आ जाते हैं, ये हो गया निकेल दैट इज 59। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम इम्पोर्टेंट है, जो एटॉमिक मासेस जिनके ज़रूरी हैं उनकी बात की गई है। तो ये हो गए। अब स्किप कर रहे हैं, थोड़ा उधर आ जाते हैं। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, और बेरिलियम 137, और हम मरकरी की बात करते हैं 200, लेड 207, और फिर Au की बात करते हैं, गोल्ड 197, और मर्क, ये हो गया सिल्वर गोल्ड 107, 108, और फिर और ये हो गया ये इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स। और ये हो गया आपके पास यूरेनियम 238 होता है। इन एलिमेंट्सों के एटॉमिक वेट की ज़रूरत होगी, जिनसे हम इनके एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें और लिख लेते हैं, जैसे ये हो गया प्लेटिनम 195 हो गया, ये हो गए। ये हमारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, इनके हमें एटॉमिक मासेस लर्न होने चाहिए। ये कुछ एटॉमिक मासेस हैं, आप लोगों को आसानी होगी लर्न करने में, होते तो बहुत सारे लेकिन सबको लर्न नहीं किया जा सकता। तो इतने हैं, ये हम आसानी से लर्न कर लेंगे, जिससे हम, और अगर इसके अलावा डिफरेंट आ रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि एटॉमिक मास से हमें क्या रिलीफ मिलता है। यहाँ पर हम इसको और इन दोनों को बात करते हैं। पहले यहाँ पर आपको बताया कि क्लोरीन का 35.5 कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 2 आइसोबार होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्लोरीन का होता है, एक होता है 35, और क्लोरीन एक होता है 1735, एक होता है क्लोरीन 17 और 37। इन दोनों का हम एवरेज, ये जो है ये 3:1 के रेशियो में नेचर में पाए जाते हैं, यानी 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो हम एवरेज एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास अगर हम निकालेंगे इसका, तो हमारा निकल के आ जाएगा ये 3 ×
35 हो जाएगा, फिर +1 इंटू 37 हो जाएगा अपॉन 3 +1 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 10 हो गया, प्लस ये हो गया 37 अपॉन हो गया 4, इसको हम ऐड कर लेंगे, 2 हो गया, इसको ये हो गया 4 और ये 1 अपॉन 4, इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 हुआ, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, 4 3 जा 12, 2 हुआ, 25 टाइम, फिर 5 टाइम, तो 35.5 की क्लोरीन का एटॉमिक मास निकल के आ गया है, जो यहाँ पर क्लियर है। ये इतनी बात हम यहाँ पर करते हैं। फिर अब हमारा जो एटॉमिक मास है उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या हम निकाल पाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो देखिए कोई भी मॉलिक्यूल की हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, अब इससे क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल होते क्या हैं, जब दो या उससे अधिक एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं किसी एक सर्टेन रेशियो में और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका एक मॉलिक्यूल जो होता है उसी की बात करते हैं, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास एटॉमिक मास 2 टाइम है हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्लस ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18 यूनिट, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना हो गया, 18 यूनिट। क्लियर है, इतनी बात। फिर और आगे हम बात करते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। NaCl आपके पास एक कंपाउंड है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस फिर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास ऑफ Na का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 U, इतने यूनिट आ जाएगा आपका, ये एटॉमिक मास आ गया। क्लियर है, वो मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमारे पास ये सभी एटम्स के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, जिससे हम उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, बाकी का अगला जो टॉपिक है उसका वो अगले वीडियो में, तक बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो की मिल सके।